नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अब आप देखिए कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है 2019 का, जिसे आप लोग CAA के नाम से जानते हैं, तो ये लागू होने की बात हो रही है। हिंदू सिख शरणार्थियों को मिलेगी भारत की नागरिकता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिमों को नागरिकता देना का कानून लागू। संसद से पास होने के 4 वर्ष बाद अधिसूचित हुआ है। और 2014 से पहले आने वाले ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी भी नागरिकता के पात्र होंगे। पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। पोर्टल पर आवेदन की मिलेगी सुविधा। और आप देखते हैं कि आवेदन के साथ देने होंगे दस्तावेज। तो आवेदक को वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट, आवासीय परमिट, पति या पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण मसलन और भारतीय पासपोर्ट या फिर जन्म प्रमाण पत्र की प्रति या मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रति प्रदान करनी होगी। हालांकि इन दस्तावेज को जमा करना अनिवार्य नहीं है। सीए लाने का क्या उद्देश्य है? तो सीए का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वालों की रक्षा करना है। और सीए में अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नागरिकता नियम को आसान बनाया गया है। और दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों से सीए पारित किया गया था। कानून का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत में आने वाले गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देना था। और दशकों से इन अल्पसंख्यकों को लंबी अवधि के वीजा पर भारत में रहना पड़ता था। उन्हें बार बार इसका नवीनीकरण कराना पड़ता था। उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से होने का दस्तावेज भी दिखा देना पड़ता था। और घर बार छोड़कर भागने वालों के पास कोई दस्तावेज नहीं होता है। इसे देखते हुए सीए के तहत नागरिकता देने के लिए इन 3 देशों से होने का दस्तावेज देने की आवश्यकता को खत्म कर दी। अब आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों को नागरिकता देना है। अब आप कहोगे कि विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है, बहुत सारे लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए आप देखते हैं कि ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि ये तीनों देश जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, मुस्लिम बहुल देश है, तो यहाँ मुस्लिमों का शोषण कैसे हो सकता है? और फिर अगर उन्हें नागरिकता भारत की लेनी है तो दूसरे कानून है ना। और आगे सरकार ने कहा कि उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि लिख देते इतना इस कानून में कि जो इन 3 देशों के अल्पसंख्यक हैं उन्हें भारत में शामिल कर लिया जाएगा, नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन आप देखते हैं कि फिर आप सभी जानते हैं राजनीति के बिना कुछ होता भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि जानबूझकर भारत सरकार ने, वर्तमान सरकार ने क्या इसमें मुस्लिम शब्द का उल्लेख नहीं किया, धर्मों का उल्लेख कर दिया, तो उसको लेकर विरोध भी होता रहता है। कामयाब रहा भारत का मिशन दिव्यास्त्र। MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है ना। दुश्मन के कई ठिकानों को एक मिसाइल से ही बनाया जा सकेगा, ये आप देखते हैं निशाना। और लगा है स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम। और MIRV ऐसी तकनीक है जिसमें मिसाइल प्रणाली में कई परमाणु आयुध होते हैं जो एक बार में कई लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं, या फिर आप देखिए कई आयुधों से एक लक्ष्य को भेद सकते हैं। और इसकी खासियत है कि यह स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता वाली सेंसरों से लैस है। ये सुनिश्चित करते हैं कि री एंट्री व्हीकल सटीक लक्ष्यों पर पहुंचे। वैसे भारत की बढ़ती तकनीक क्षमता का प्रतीक भी माना जाता है। अच्छी बात है। SBI को आज देना होगा चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक मोहलत मांगने की SBI की याचिका खारिज की है। और चुनाव आयोग को भी 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर ब्यौरा प्रकाशित करना होगा। शीर्ष अदालत ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना रद्द कर तलब किया था ब्यौरा।
एक बात और आपको बता दूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अब आप देखेंगे कि चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूं। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं और नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये भी याद रखिएगा। और एसबीआई की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जो आप देखिए चुनावी बॉन्ड, यानी कि जो आप देखिए चंदा मिलता है ना इन पार्टियों को, तो उसी को आप देखते हैं कि कहने का मतलब सीधा सब है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अब लोगों को मालूम होना चाहिए किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है, कौन दे रहा है। इसकी सब जानकारी कहाँ, चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवानी चाहिए। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा हमारा तीसरा कार्यकाल, मोदी साहब कह रहे हैं। यानी कि इतना क्लियर मान ली कि प्रधानमंत्री साहब ने अपने आप को तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में महिलाओं को नमन के साथ प्रधानमंत्री ने किया विपक्ष पर वार। कहा जब जब मैंने लाल किले से आपके सशक्तिकरण की बात की है, कांग्रेस जैसे दलों ने उड़ाया मेरा मजाक। और प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को सौंपेंगे ड्रोन। स्वयं सहायता समूहों को दिया 8000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण और 2000 करोड़ रुपए की पूंजीकरण सहायता का भी वितरण करने की बात हो रही है। धार के भोजशाला सरस्वती मंदिर का होगा एएसआई सर्वे। और आप देखिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ का बड़ा फैसला, पूछा क्या मंदिर तोड़कर बनाई है कमाल मोला मस्जिद, 6 सप्ताह में दे रिपोर्ट। परिसर में मौजूद चल अचल प्रत्येक वस्तु के कार्बन डेटिंग तकनीक से करें जांच। एक बात और आपको बता दूं, सदियों पुराना भोजशाला विवाद है। परमार वंश के राजा भोज ने 1034 में धार में सरस्वती सदन की स्थापना की थी। यह एक महाविद्यालय था। राजा भोज के शासनकाल में ही यहाँ मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित की गई थी, जो भोजशाला के पास खुदाई में मिली थी। 1880 में इसे लंदन पहुंचा दिया गया था। 1456 में महमूद खिलजी ने मौलाना कमालुद्दीन के मकबरे और दरगाह का निर्माण करवाया था। एएसआई के बारे में जान लीजिए। और आप देखिए हमारे देश में कई जगह इस तरह के, बनारस में चल ही रहा है, मथुरा में चल ही रहा है। तो इस तरह के आप देखते हैं कि देश भर में विवाद बने हुए हैं। कई इतिहास तो कहते हैं कि 3000 से ज्यादा स्थल हैं जहां हिंदू और मुस्लिमों के बीच कानून क्या परेशानी बनी हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके संस्थापक थे। नई दिल्ली में आप लोग इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और देखिए दिल्ली में जो राजधानी है ना आपकी, यहाँ विधान केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी। मानहानि मामले में केजरीवाल माफी मांगेंगे क्या, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा क्या वह आपराधिक मानहानि के मामले में शिकायतकर्ता से माफी मांगने के इच्छुक हैं। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उन्हें मामले में आरोपित के तौर पर जारी समन को बरकरार रखा गया। मुख्यमंत्री ने 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने यूट्यूब ध्रुव राठी के द्वारा प्रसारित किए वीडियो को रीट्वीट कर गलती की थी। मैं आप लोगों से कहता भी हूँ कि देखिए आप देखेंगे कि किसी के वीडियो को आप लोग शेयर कर रहे हैं, कुछ इस तरह का कंट्रोवर्सी वीडियो है, तो ध्यान रखा करिएगा। कई बार आप देखते हैं कि आप भी खतरे में पड़ सकते हैं, ये बात आपको जान लेनी चाहिए। ये आप देखिए आईजीआई एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत क्षेत्र में फिर सर्वश्रेष्ठ खिताब मिला है। अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ना, उसी को। और एसीआई ने सर्वे से मिले नतीजों के आधार पर दिया है यह किताब। और इसे पूर्व 5 बार आईजीआई एयरपोर्ट को मिल चुका है किताब, ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और दिल्ली मेट्रो डिजिटल चैंपियनशिप सैडी में पुरस्कृत हुई है, अच्छी बात है। अब पीपीपी मॉडल से सड़कों पर फैलेगा तकनीक का जाल। एआई बेस्ड कैमरे लगाकर सड़कों पर 7 दिन और 24 घंटे रखी जाएगी सख्त निगरानी। नियमों के उल्लंघन में कटे चालानों से आने वाली राशि से निकाला जाएगा कैमरों का खर्च। डीसी ने टेंडर जारी किया। टेंडर कंपनियों को 3 साल में पूरा करना होगा प्रोजेक्ट। आप देखते हैं होगा प्रोजेक्ट। ये आप देखिए घमंडिया गठबंधन का चश्मा
ऑल नेगेटिव है। मोदी साहब करें, प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ की 114 परियोजनाओं का किया है लोकार्पण संन्यास, और 9,000 करोड़ की लागत से बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे पे के गुरुग्राम भाग का लोकार्पण किया है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे एक नज़र में देख लीजिए, 29 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च है, और 18.9 किलोमीटर हिस्सा गुरुग्राम में और 10.1 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में। 23 किलोमीटर भाग एलिवेटेड और 3.6 किलोमीटर भाग भूमिगत टनल है। 29 किलोमीटर लंबे रूट में से 12,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए गए हैं। फायदे क्या है? मानेसर की तरफ से द्वारका 1 घंटे के बजाय केवल 20 मिनट में पहुंच सकेंगे। मानेसर की तरफ से दिल्ली एयरपोर्ट 1.25 घंटे के बजाय केवल 25 मिनट में पहुंच सकेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम के लगभग 40 सेक्टर व 40 गांव सीधे तौर पर आप देखते हैं जुड़े हैं इससे। चलिए, अच्छी बात है। लोकसभा चुनाव के मोर्चे पर आयोग ने लगाए 2100 से अधिक पर्यवेक्षक, 900 सामान्य पर्यवेक्षक, 450 पुलिस और 800 व्यय पर्यवेक्षक की तैनाती। अब आप देखते हैं कि चुनाव होने वाला है ना, लोकसभा का चुनाव होना है, 543 सीटें हैं लोकसभा की। आप बताइए कि लोकसभा उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? आयुक्तों के खाली पदों को भरने के बाद ही होगा लोकसभा चुनाव का ऐलान। सरकार के स्तर पर चुनाव आयुक्त के दोनों पद भरने की तेज हुई पहल, और वैसे आईईसी अकेले भी कर सकते हैं, घोषणा नहीं है कोई संविधानिक अड़चन, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि 3 होते हैं ना, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो आप देखते हैं कि 2 खाली हैं पद, 1 है केवल, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और आप देखते हैं कि चुनाव आयुक्त के चयन की लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें पीएम के अतिरिक्त 2 सदस्यों में लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और पीएम मोदी की ओर से सहयोगी मंत्री के तौर पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को नामित किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि इसीलिए इसका विरोध किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री हो गए और उनके कानून मंत्री हो गए, एक आप देखते हैं कि विपक्ष का नेता होगा, यानी कि बहुमत तो आप देखिए प्रधानमंत्री सत्ता पक्ष के साथ दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए ये भी याद रखिएगा। और 1989 से पहले चुनाव आयोग 1 सदस्यीय हुआ करता था, अब आप देखते हैं कि बहुसदस्यीय है, तो ये याद रखिएगा। 2 महीने में दूसरी बार भारतीय तट के पास देखिए चीनी जासूसी पोत। डीप फेक व गलत सूचनाओं पर रोक के लिए चुनाव बाद लाया जाएगा कानून। पिछले 6 महीने में इसका से सरकार इस दिशा में कर रही है मंथन। और आप देखते हैं कि आजकल काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है, फोटो वायरल हो रही है, जिसमें डीप फेक का उपयोग किया जा रहा है, एआई का तकनीक का उपयोग किया जाता है। आप देखते हैं चेहरा किसी का और होता है, शरीर किसी और का लगा दिया जाता है। बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के लिए शुरू होगा नया पाठ्यक्रम। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वह 3 से 6 साल के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शुरू करेगा। यह कब शुरू होगा, इसकी समय सीमा अभी घोषित नहीं की गई है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि जन्म से 3 साल तक के बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाएगी। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होगा, और इसका उद्देश्य आप देखिए बच्चों की देखभाल और शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। अच्छी बात है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर हाईकोर्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट करेगा समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को अत्याचारपूर्ण किया है। ये आप देखिए, एक मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई के लिए अपनी सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जीवी पारडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को अत्याचार करार दिया। साथ ही कहा कि वह इस फैसले की समीक्षा करेगा। इसमें कहा क्या जा रहा है? 11 जनवरी को अपने मोबाइल फोन से चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करने के मामले में फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डाउनलोड करने के आरोप में 28 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी थी। साथ ही कहा था कि चाइल्ड फोन डाउनलोड करना और देखना पॉक्सो आईटी कानून के तहत अपराध नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ फरीदाबाद के जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस और नई दिल्ली स्थित बचपन बचाओ आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट में रोक किया है। तो उसी के संदर्भ में कर वसूली मामले में कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई। ये आप देखिए 105 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया कर की वसूली मामले में कांग्रेस की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। आयकर विभाग के नोटिस पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस ने आयकर अपील अधिकरण में अपील की थी ना, लेकिन उसने खारिज कर दी थी। चुनावी बॉन्ड मामले में कोर्ट का निर्णय पारदर्शिता की जीत है। ये आप देखते हैं कि कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है। ये आप सभी जानते हैं कि 2017 में वित्त विधेयक में चुनावी बॉन्ड योजना
पेश किया गया था। 14 सितंबर 2017 को एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, तो ये बाद में सुनवाई होती रही। आप देखिए 3 अक्टूबर 2017 को शीर्ष कोर्ट ने याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना की अधिसूचना जारी की। 16 अक्टूबर 2023 को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने योजना के खिलाफ याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा। 31 अक्टूबर 2023 को सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 2 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना रद्द कर दी। सर्वसम्मति से फैसला दिया है और यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ साथ सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। 4 मार्च आप देखिए एसबीआई ने राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए चुनावी बॉन्ड का पूरा विवरण देने के लिए 30 जून तक की समय सीमा मांगते हुए शीर्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 7 मार्च को एडीआर ने एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। आरोप लगाया कि बैंक ने 6 मार्च तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे का विवरण प्रस्तुत करने के शीर्ष अदालत के निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा की। 11 मार्च शीर्ष अदालत की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका खारिज की और उसे 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और आपकी राय मायने रखती है, याद रखिएगा। अब आप देखिए ये चुनावी समर है तो चुनाव की बातें हो रही हैं। अब 400 पार की बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि 400 पार। लोकसभा चुनाव 1998 में सत्ता में आई थी भाजपा, लेकिन पूर्ण बहुमत से नहीं आई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए सब आप राजनीति की बातें हैं, आप लोग देख सकते हैं। 17वीं लोकसभा सदन में खूब पूछे गए सवाल, जनहित में बने कई कानून। विधायक की 3 प्रमुख जिम्मेदारियां होती हैं। इसमें सबसे पहले कानून बनाने के लिए विधेयक पारित करना, दूसरी जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना, तीसरी सरकार की जवाबदेही तय करना। और 17वीं लोकसभा में इन जिम्मेदारियों को खूब काम हुआ इसमें। और आप देखते हैं कि 250 से ज़्यादा विधेयक पास हुए। जनहित में 1300 से ज़्यादा घंटे तक चर्चा हुई है। सांसदों ने भी जनता के हित में संसद में सवाल उठाए और इनके जवाब में सरकार ने नीतियों के बारे में जानकारी दी। इस तरह सरकार पहचानती है राष्ट्र की नब्ज। सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व होता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इस दौरान सरकार को कसौटी पर परखा जाता है और जिस मंत्रालय से संबंधित सवाल होता है उसके मंत्री को उत्तर देना होता है। प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार राष्ट्र की नब्ज को पहचानती है और तदनुसार अपनी नीतियों को उसके अनुरूप ढाल लेती है। आप देखते हैं कि 274 सत्र आयोजित किए गए 17वीं लोकसभा में। इस दौरान 1354 घंटे की चली कार्रवाई। 179 बिल पारित किए गए। इस बार की लोकसभा में वित्त और गृह मंत्रालय ने सबसे अधिक 15%, कानून एवं न्याय मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 9% बिल पारित किए। 1700 बैठकों की पार्लियामेंट्री कमेटी, 3 फाइनेंस कमेटी और 24 विभाग संबंधी कमेटी ने और 79 सांसदों की उपस्थिति 79% सांसदों की उपस्थिति रही। पिछली बार यह आंकड़ा 80 था। 729 निजी सदस्य विधेयक पेश किए गए। केवल 2 निजी सदस्य विधेयकों पर ही सदन में चर्चा हुई। मंत्रियों द्वारा 26,750 पत्र सदन पटल पर रखे गए। 4,663 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए और इनमें से 1,116 प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया गया। इसी अवधि में आप देखिए 55,889 अतारांकित प्रश्न भी पूछे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 आया। सीईसी नियुक्ति बिल 2023, डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक 2023, नारी शक्ति बंधन विधेयक 2023 के 3 कृषि कानून जिन्हें बाद में निरस्त कर दिया गया था। एक सांसदों का निलंबन, तो 115 सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड भी बना और इसमें से 100 सांसदों का निलंबन 2023 के शीतकालीन सत्र में हुआ है। 81 सांसदों का निलंबन हुआ था पिछली लोकसभा में। सबको दिया समान अवसर। बिरला साहब भी कह रहे हैं, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ना बिरला, तो उन्हीं की। डिजिटल प्रौद्योगिकी तो 97% से अधिक सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई 17वीं लोकसभा में। दरअसल पेपर रहित कार्यालय की परिकल्पना को साकार करते हुए संसदीय कार्यों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है।
कितने प्रतिशत विधेयक के पारित होने में लगा कितना समय? तो 58% विधेयक पेश किए जाने के 2 सप्ताह के भीतर पारित हो गए। 35% विधेयक को तो 1 घंटे से भी कम समय की चर्चा में पारित हो गए। 20% से भी कम विधेयक समितियों को भेजे गए और 16% विधेयक ही विस्तृत समीक्षा की समितियों को भेजे गए। और आप देखते हैं कि बहुमत है बीजेपी के पास, तो वो कर लेती है व्यवस्था आराम से और पास करवा लेती, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। मुफ्त की रेवड़ियां रोकने को ना कानून आया ना कोर्ट का आदेश है, और मतदाता हो या फिर पार्टी सभी चाहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियों की संस्कृति प्रत्येक चुनाव में होती है। प्रलोभन वाली घोषणाएं अब फिर लगेगी झड़ी। कोर्ट ने माना था कि मुफ्त की रेवड़ियां निष्पक्ष चुनाव पर डालती हैं सर, आईना दिखाती है एसबीआई की रिपोर्ट। मुफ्त की रेवड़ियां संस्कृति का अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ता है, इसकी बानगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में 3 अक्टूबर 2022 को रिपोर्ट दिखाती है। रिपोर्ट में ऐसी घोषणाओं के प्रति आगाह किया गया है और इसे अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताया गया। एसबीआई ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व वाली समिति से अपेक्षा करती है कि ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद या कर संग्रह के 1% तक ही सीमित रखा जाए। और बात तब की है जब कोर्ट ने समिति बनाने के संकेत दिए थे। हालांकि अभी तक इस पर कोई समिति गठित नहीं हुई है। रिपोर्ट में अन्य मुफ्त घोषणाओं के अलावा पुरानी पेंशन योजना लागू करने से राज्यों पर बढ़ते बोझ का भी आकलन है। रिपोर्ट में साबित होता है कि अगर अभी नहीं चेते तो आने वाले समय खराब हो सकता है। सरकार या कोर्ट को इस पर अंकुश लगाना होगा। और आपने देखा होगा कि विपक्ष जो मतलब आप सोचिए कि कोई देता है तो वो क्या कहता है, एक कल्याणकारी योजना है, और जो उसका विरोधी होता है वो अगर इस तरह की घोषणा करता है तो कहता है ये मुफ्त की रेवड़ी है। तो मुफ्त की रेवड़ी की परिभाषा ही अभी समझ में नहीं आई, परिभाषित ही नहीं हुआ ये शब्द। गठबंधन इसका उसका ये नेता उसमें जाता रहेगा, इसलिए ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है भैया, ठीक है। बस चुनाव कहीं हो रहा है तो याद रखा करिएगा। ये आम चुनाव से पहले 600 इंदिरा कैंटीन खोलेगी कर्नाटक सरकार। कैंटीन का उद्देश्य गरीब लोगों को कम दर पर नाश्ता व खाना उपलब्ध कराना है। पिछली सरकार ने कुछ कैंटीन को बंद कर दिया था ना, जिसे फिर से चालू करवाया। एक तो क्या है कि आप देखिए कि जो इसका एक तरफा विरोध करते हैं, ना तो उन्होंने सीए को अच्छे से पढ़ा होता है और ना ही जो एक तरफा सपोर्ट करते हैं ना ही वो आप देखते हैं कि इसे सही से पढ़ते हैं। अब देखिए न्यूट्रल रहकर पढ़ा करिए कि इसमें क्या चिंताएं हैं और क्या अच्छाई है। तो आलोचना करना यानी कि बुराई नहीं होती है, बहुत सारे लोग बुराई देख लेते हैं, तो याद रखा करिएगा। और आजकल के जो धर्म गुरु हैं आप सभी जानते हैं कि बड़े अच्छी बड़ी भाषा देते हैं। अमेरिकी गायिका मेल वेन ने सीए को बताया शांति का मार्ग। अब आप देखते हैं कि अगर सरकार भी आप देखते हैं कि अब देखिए नॉर्मल सी बात है कि राजनीति कर रहे हैं तो वोट तो लेंगे ही, और वोट लेने के लिए वो हर संभव कदम उठाएंगे। और इसलिए आप देखते हैं कि सीए लागू भी करने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि चुनाव है, और इसमें अगर आप सोचिए कि मुस्लिम शब्द ना लिखने की बजाय, या आप देखते हैं कि और शब्द ना लिखने की बजाय धर्म के वो लिख देते अल्पसंख्यक, पूरा मामला ही खत्म हो जाता। लेकिन फिर राजनीति कैसे हो पाती, तो भी आप देखेंगे। सीबीआई ही करेगी संदेश खाली मामले की जांच, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं कि महिलाओं किसान यौन उत्पीड़न की बातें हो रही, लोगों की जमीन हड़पाने की बात हो रही है, तो उसी को लेकर बात हो रही। सीबीआई ने कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अब स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए खतरा नहीं बनेंगे सैनिटरी नैपकिन। बायोडिग्रेडेबल होने के कारण सेल्यूलोज नैनो फाइबर सैनिटरी नैपकिन से मिलेगी कई तरह की होने वाली समस्याओं से राहत। अच्छी बात है। अब आप देखिए संपादकीय पाठ है, और मैं आप लोगों से कह भी रहा हूँ कि देखिए संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह पहुँचाता है। और हम लोगों ने क्या किया कि एक ही क्लास में शामिल कर लिया सबको, क्योंकि आप लोग बार बार परेशान होते थे, कई लोगों की शिकायत थी।
हाँ, जिन्हें लगता है कि अलग होने चाहिए उनके लिए एक समाधान भी निकाल दिया है कि इनमें से जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल हुआ करेंगे या अन्य न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल हुआ करेंगे उन्हें हम फेसबुक पेज पर डाल दिया करेंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। व्यापार नीति में बड़ा बदलाव, तो आप देखेंगे कि विकसित एवं विकासशील देशों के बीच साझेदारी के माध्यम से आकार लेने वाले क्षेत्रीय व्यापार समझौते आरटीए आर्थिक वृद्धि की गति बढ़ाने में बहुत उपयोगी होते हैं। ऐसे समझौतों से विकासशील देशों को विकसित देशों के समृद्ध बाजारों तक पहुंच मिलती है। अपने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के साथ ही संभावित निवेश के लिए विकसित देशों के बाजारों का अपना अपना आकर्षण है। बड़े एवं विकसित बाजारों के साथ जुड़ाव किसी भी देश को नवाचार के लिए प्रेरित करने के साथ ही उसकी प्रतिस्पर्धा क्षमता को भी बढ़ाता है और इससे आर्थिक विविधीकरण एवं वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इस महत्ता को समझते हुए ही भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी अनुबंध यानी कि TEPA पर सहमति बनी है। यह समझौता इसका प्रमाण है कि भारत जैसा देश विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बाजार पर पहुंच और निवेश अवसरों से कैसे लाभ उठा सकता है। एक लंबी वार्ता के बाद इसके सार्थक एवं अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। बीते 2 दशकों के दौरान EFTA भारत व्यापार रिश्ते निरंतर प्रगाढ़ होते गए हैं। बस 2022 में दोनों पक्षों के बीच कुल वस्तु व्यापार 6.1 अरब डॉलर को पार कर गया है। व्यापार की पड़ताल करें तो उसमें वस्तुओं का व्यापक विनिमय दिखता है और जिसमें आप देखिए EFTA ने भारत से ऑर्गेनिक रसायनों का आयात किया और भारत को मुख्य रूप से मशीनरी और दवा उत्पादों का निर्यात किया। परवान चढ़ते ये व्यापारिक रिश्ते TEPA के संभावित फायदों को रेखांकित करते हैं। वैश्विक विनिर्माण मानचित्र पर चीन की जगह लेने से जुड़ी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारत ने RTA की रणनीति को अपने आर्थिक सक्रियता सहभागिता में केंद्र में रखना आरंभ किया। वर्ष 2020 में हमने एक विश्लेषण किया था जिसमें उस रुझान का संज्ञान लिया गया था। वैश्विक कंपनियां किस प्रकार चीन से इतर अपनी विनिर्माण इकाइयां लगाने की योजना पर काम कर रही थी। इस रणनीति को चाइना +1 नाम मिला था और उसमें देखा गया था कि तमाम कंपनियां पूर्वी एशियाई देश वियतनाम को वरीयता दे रही हैं। और जब इसके पीछे के कारकों की पड़ताल की तो पता चला कि वियतनाम को वरीयता मिलने में कई विकसित देशों के साथ उसके RTA की अहम भूमिका है और इन अनुबंधों के नेटवर्क ने वियतनाम को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक अहम खिलाड़ी बना दिया। और यदि भारत और वियतनाम आप देखते हैं कि रणनीतिक व्यापार गठबंधों की बात करें तो ये वे आर्थिक साझेदारियों के विभिन्न स्वरूप को दर्शाते हैं। वियतनाम के व्यापार समझौते मुख्य रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ हो रहे थे जहां आर्थिक लाभ और वृद्धि के व्यापक अवसर विद्यमान हो। दूसरी ओर आप देखिए भारत का जोर अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ अनुबंधों पर केंद्रित था और इसमें भू राजनीतिक रणनीति भारत से होने वाले निर्यात की प्रकृति और संभावित विकसित देशों के नियामकीय परिदृश्य जैसे पहलू प्रभावी थे और विकासशील देशों के साथ ऐसे समझौतों से क्षेत्रीय एकजुटता और साझा वृद्धि को तो बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन स्थापित बाजारों में प्रवेश के मोर्चे पर कायम चुनौतियां भी रेखांकित होती हैं, जहां अमूमन जटिल व्यापारिक बाधाएं और प्रतिस्पर्धा का सामना करना होता है। इस दौरान भारत ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशियाई देशों के साथ RTA पर बात आगे बढ़ाई है। आंकड़ों के अनुसार इनमें से कई RTA पर बात 2007 से 2011 के में सापरक सरकार के दौरान शुरू हुई थी। उन समझौतों में लाभ का संतुलन भारत के व्यापारिक साझेदारी के पक्ष में झुका हुआ था और इससे इन देशों को भारत के बड़े बाजार में निर्यात के अवसर मिले, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ, यानी लाभ का पल्ला संतुलित नहीं था। मौजूदा सरकार ने इस स्थिति का संज्ञान लिया और व्यापार समझौतों में एक अलग एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। वर्ष 2020 के बाद कई विकसित देशों के साथ RTA और मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA कर चुका है और कई समझौतों पर वार्ता जारी भी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ व्यापार समझौता इसकी एक बड़ी मिसाल है। भारत ने करीब दशक भर बाद किसी विकसित देश के साथ ऐसा समझौता किया है। इसमें वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार को बढ़ावा देने सहित व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाओं को दूर करने की दिशा में काम किया है और इस तरह संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ है। 2022 में हुए इस समझौते का लक्ष्य 5 वर्ष के भीतर द्विपक्षीय वस्तु व्यापार को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक करने का है और जिसे वर्ष 2030 तक 250 अरब डॉलर करने का लक्ष्य है और इससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन की उम्मीद भी है। और इस समय भारत ब्रिटेन के अलावा
इजरायल खाड़ी सहयोग परिषद और के देशों के साथ मुफ्त व्यापार समझौते की संभावनाएं तलाश रहा है। ये वार्ताएं और समझौते एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसमें दुनिया की विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की एक साथ सहभागिता बढ़ाकर भारत के आर्थिक एवं रणनीतिक हितों को पोषित करना है। और ये भारत की व्यापारिक रणनीति में एक बड़े परिवर्तन का प्रमाण है, जिसमें आप देखिए व्यापार घाटे को घटाने और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इन समझौतों के बहुआयामी लाभ देखने को मिलेंगे। इनमें व्यापार में तेजी, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी, रोजगार सृजन के स्तर में बेहतर स्थितियां बनेंगी। इसके साथ ही वैश्विक व्यापार नेटवर्क पर भारत की पकड़ भी मजबूत होगी। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान है। इन दोनों को आप लोग देख भी रहे हैं, तो इनके द्वारा लिखा गया है। इस तरह के आर्टिकल, एडिटोरियल आपको पढ़ना चाहिए। समय पर न्याय मिलने की आस। इस स्वतंत्रता, समानता और न्याय भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के 3 अंतर्निहित सिद्धांत हैं। भारत में न्याय शासन का मुख्य संचालक है। स्वतंत्रता और समानता इसके 2 आधार स्तंभ हैं जिन पर न्याय का पूरा ढांचा टिका है। प्रश्न है कि क्या न्याय मुख्य रूप से कानूनी होना चाहिए या प्राकृतिक? संविधान के ढांचे में अर्थपूर्ण न्याय देने का विचार अंतर्निहित है, जिसका अर्थ है कि अन्याय को दूर कर न्याय उपलब्ध कराना, यानी कानून और प्राकृतिक न्याय दोनों से ही अर्थपूर्ण न्याय मिलना चाहिए। हालांकि यदि किसी मामले में कानूनी न्याय अर्थपूर्ण न्याय देने में सक्षम नहीं है तो प्राकृतिक न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह भारत के उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली का मूल मंत्र रहा है और जिसने हाल में अपनी हीरक जयंती बनाई है। संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि मितव्ययी न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली एक ऐसी प्रणाली बनाई जानी चाहिए जो प्राकृतिक प्रक्रियात्मक बाधाओं से स्वतंत्र हो। और दूसरे शब्दों में न्याय प्रणाली में सभी की समावेशिता ही लोकतंत्र को समावेशी बनाएगी। शायद यही कारण है कि न्यायपालिका वर्षों से ऐसी बाधाओं को दूर करने और अर्थपूर्ण न्याय देने के लिए कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रयासरत है। और इसके बावजूद अभी भी कुछ गंभीर चुनौतियां कायम हैं जिन्हें यथाशीघ्र दूर करना होगा, क्योंकि सभी के लिए न्याय तक पहुंच विकसित भारत के मूलभूत स्तंभों में से एक होगी। और समय पर आप देखिए, न्याय ना मिलना एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान होना ही चाहिए, क्योंकि अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं। न्यायिक समावेशन की दिशा में ई कोर्ट परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका लक्ष्य सभी न्यायालयों को आपस में जोड़कर कागज रहित न्यायालयों के बुनियादी ढांचे की स्थापना, डिजिटलीकरण द्वारा उनके कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव लाना। सुप्रीम कोर्ट की हीरक जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने नागरिक केंद्रित सूचना एवं प्रौद्योगिकी पहल की, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट शामिल है। सरकार द्वारा न्यायपालिका की सुदृढ़ता के लिए ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराने की पहल भी सराहनीय है। यह न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगी। आधारभूत ढांचे का निर्माण लंबित मामलों की संख्या घटाएगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में एक नए भवन के निर्माण का कार्य 27 अतिरिक्त न्यायालयों का प्रावधान करेगा। और दूसरी ओर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही स्थगन की संस्कृति को नियंत्रित करने और न्याय तंत्र में तकनीकी प्रयोग पर बल दिया है, और जिससे न्यायपालिका में कार्यात्मक गतिशीलता बढ़ी है। और याद रहे कि किसी भी न्यायतंत्र की कार्यकुशलता कानूनों के आधुनिकीकरण और उनके क्रियान्वयन के दृष्टिकोण पर व्यापक रूप से निर्भर करती है। और इस दिशा में मौजूदा केंद्र सरकार अप्रासंगिक कानूनों को सुधारात्मक कानूनों से प्रतिस्थापित करने या उन्हें निरस्त करने का कार्य कर रही है। अब तक ऐसे 1827 कानूनों को चिन्हित कर 125 को निरस्त किया जा चुका है। संसद के पिछले सत्र में एक विधेयक पारित किया गया जो और 76 ऐसे कानूनों को निरस्त करेगा। भारत की विधिक प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन औपनिवेशिक अपराध विधियों का बदलाव है। यहाँ इस बदलाव की तर्क पर विचार करना आवश्यक होगा। भारतीय दंड संहिता बदले न्याय संहिता का निर्माण विधि की सकारात्मक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है। औपनिवेशिक भारत में राज्य का उद्देश्य दंड देना था, और जबकि नए कानूनों में दंड देना जरिया होगा और अंतिम उद्देश्य न्याय देना होगा। न्याय प्रणाली को तभी प्रभावशाली कहा जाएगा जब अभियुक्त और पीड़ित दोनों के अधिकारों में संतुलन हो। न्याय संहिता में मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर पहले मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख किया गया, और इसी प्रकार आपराधिक प्रक्रिया संहिता औपनिवेशिक दृष्टिकोण वाली थी, और जिसके कारण अभियुक्त के प्रति एक पूर्वाग्रह की आशंका होती थी। और नई नागरिक सुरक्षा संहिता अपने नाम से ही सकारात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट कर रही है। इसका उद्देश्य सुरक्षा देना है, ना कि बदले की भावना से मुकदमा चलाना। अपराध विधियों में बदलाव से समय पर न्याय मिलने की जो आस जगी है वह पूरी होनी चाहिए। और इसी के साथ न्यायपालिका में सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना अनिवार्य है, जो न्याय की सुरक्षा करेगी और न्याय तंत्र को समावेशी भी बनाएगा। और इसके साथ ही स्थगन की संस्कृति का नियमन त्वरित न्याय उपलब्ध कराने में भी योगदान देगा।
एक सरकारी आंकड़े के अनुसार पिछले 6 वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त 650 न्यायाधीशों में से 75.7% यानी कि 492 व्यक्ति सामान्य श्रेणी में थे और केवल 3.54% यानी कि 23% व्यक्ति अनुसूचित जाति वर्ग से, 1.54% यानी कि 10 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग से और 11.7% यानी कि 76 व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग से और 5.54% यानी कि 36 व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय से थे। महिला न्यायाधीशों का प्रतिशत कुल संख्या का 9.5%, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की कार्य क्षमता का 13.6% था। कुल मिलाकर यह कहा जाना चाहिए कि बदलती परिस्थितियों में न्यायपालिका अपनी भूमिका को गतिशील बनाने के लिए कटिबद्ध तो है, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय समाधान और न्याय की संस्था है। यह संस्था संपूर्ण न्याय तंत्र को इस रूप में दिशा दे रही है कि न्यायपालिका को अन्याय, अत्याचार और स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध एक ढाल के रूप में काम करना चाहिए। लेखक सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च एंड गवर्नेंस के अध्यक्ष हैं। अब आप देखिए इस तरह के आर्टिकल होना चाहिए। CBP श्रीवास्तव के द्वारा ये लिखा गया है। चलिए, क्रोध और मौन, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ऊर्जा, क्रोध और ईर्ष्या अज्ञान के कारण है, जबकि मौन और तप ज्ञान के। ज्ञानी व्यक्ति दूसरों को सुख देकर स्वयं आनंदित होता है, वह अज्ञानी व्यक्ति दूसरों को सताकर, पीड़ा देकर, उसके मार्ग को अवरोध देकर सुख पाता है। ज्ञान और मौन सदैव सृजनात्मक एवं अभविष्य लक्षी होते हैं, और जबकि क्रोध और अज्ञान नितांत विध्वंसात्मक। तत्कालिक ज्ञानी स्वयं के साथ साथ परहित और परमार्थ का कार्य करता है, जबकि अज्ञानी स्वयं के साथ साथ दूसरों के अनिष्ट हेतु ही कुछ संकल्पित होता है और उससे चाहकर भी पुण्य का कार्य सुलभ नहीं होता है। और ज्ञान विगत जन्मों के पुण्यों के संचित गुण धर्मों का प्रतिफल होता है, वहीं अज्ञान कृत पापों का छलछलाता समूह है। सुगंध से कभी दुर्गंध आ नहीं सकती और दुर्गंध से कभी दुर्गंध जा नहीं सकती है। क्रोध और मौन रात और दिन के समान है। चरित्र, गुणधर्म एवं उपादेयता की दृष्टि से दोनों नितांत विपरीत होते हैं। विचार एवं आचरण की उत्कृष्टता के अभाव में व्यक्ति के जीवन की गरिमा समय चक्र के बीतते ही धूल धूसरित हो जाती है। त्यागी, तपी और आप देखिए परमार्थी साधक इस संसार से जाने के बाद भी स्मरणीय एवं वंदनीय होता है, और विषय भोगी पद या सत्ता का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति क्षण जीते जी ही मरता रहता है। और क्रोध की प्रचंड अग्नि किसी भी दुर्बल व्यक्ति के विवेक और बुद्धि के साम्राज्य का संहार कर सकती है। इसके विपरीत मौन क्रोध को जीतने का दिव्यास्त्र ही नहीं है, बल्कि बुद्धि विवेक का अपूर्व रक्षा कवच भी है। क्रोध के आते ही अब देखिए मनुष्य के जीवन से प्रेम, सौंदर्य, सद्विचार, माधुर्य, ललित, अपनत्व एवं आनंद जैसे श्रेष्ठ गुणधर्म सदा सदा के लिए उसका साथ छोड़ देते हैं। वहीं मौन के वृक्ष पर शांति एवं आनंद के फल और क्रोध के वृक्ष पर विनाश एवं पश्चाताप के फल लगते हैं। यह हमें निश्चित करना है कि विध्वंस का मार्ग अपनाना और सृजन का। चलिए, अच्छा कॉलम पढ़ लिया करिएगा। अब आप देखिए सीए पर सही फैसला। आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए के नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। अच्छा होता कि यह कानून और पहले अमल में आ जाता, क्योंकि इससे संबंधित विधेयक को दिसंबर 2019 में ही संसद की स्वीकृति मिल गई थी। इतनी देर से इस कानून को लागू करने का एक कारण उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया जाना दिखाता है, और यह विरोध इस सरासत भरे दुष्प्रचार की देन था कि यदि यह कानून लागू हुआ तो देश के मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इस दुष्प्रचार में कथित सिविल सोसाइटी के लोग ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक दल भी शामिल थे। वे जानबूझकर मुस्लिम समुदायों को भड़का को उसे सड़कों पर उतार रहे थे, जबकि इस कानून का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में यह नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि देने का कानून है। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पंथ मजहब के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है जो 2014 के पहले भारत आ चुके थे। और यह एक तथ्य है कि अफगानिस्तान हिंदुओं सिखों से करीब करीब खाली हो चुका है और पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यक बुरी तरह उत्पीड़न का शिकार हैं। वे अपना अस्तित्व बचाने की हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके सामने जान गंवाने, पलायन करने या ना चाहते हुए भी इस्लाम स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। यह समय की मांग है कि 2014 के बाद भी तीनों पड़ोसी देश से लौट फिरकर भारत आए प्रताड़ित लोगों को राहत देने पर विचार किया जाए और सीए लागू होने के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। दिल्ली की नाक में दम करने वाले शाहीन बाग सरीके किसी धरने को सहन नहीं किया जाना चाहिए और इसी के साथ उन राजनीतिक दलों
को धिक्कारा जाना चाहिए, जिन्होंने इस कानून के विरोध के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का काम किया। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने किस तरह ओछी राजनीति की, इसका प्रमाण यह है कि कुछ राज्य सरकारों ने विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किए। वोट बैंक की सस्ती और गंदी राजनीति के चलते संघीय ढांचे के खिलाफ यह काम जानबूझकर इसके बाद भी किया गया कि किसी भी को नागरिकता देने में राज्य सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं है। यह केंद्र सरकार के अधिकार वाला विषय है। यह समझ आता है कि कोई यह मांग करे कि मानवीय आधार पर तीनों पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यक के साथ साथ अन्य को भी नागरिकता संशोधन कानून के दायरे में लाया जाए, लेकिन इसका कोई उचित नहीं है कि जब तक ऐसा कुछ होता नहीं होता तब तक किसी को भी नागरिकता देने का पहल का विरोध किया जाए। यह विरोध अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न के शिकार हुए अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार के अलावा और कुछ नहीं है। अपराधियों में भय जरूरी है। आमजन तभी सुरक्षित और निर्भय रहकर जीवन व्यतीत कर सकता है जब समाज अपराध से मुक्त हो, और जब आपराधिक वारदातें बढ़ती हैं तो पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। पंजाब में आपराधिक गिरोह बहुतायत में है। लगभग आप देखिए हर दिन कहीं ना कहीं से अपराधियों के दुस्साहस की घटनाएं सामने आती रहती हैं, और इनमें व्यापारियों और उद्योगपतियों से रंगदारी मांगने की घटनाएं भी शामिल है। हाल ही में एक अभिनेत्री के पिता को भी जान से मारने की धमकी देते हुए 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। दावा किया गया है कि उन्हें धमकी भरा फोन पाकिस्तान के नंबर से आया था। हालांकि राहत की बात यह है कि पुलिस अपराधियों पर लगातार शिकंजा भी कस रही है। गत दिवस भी पंजाब पुलिस ने मोहाली में एक मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इन अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों को गोलियां भी लगी थी, और इससे पहले भी पुलिस कई अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर कर चुकी है। अब अपराधियों का हौसला तभी पस्त किया जा सकता है जब उनसे पुलिस और कानून का डर होगा। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, और पुलिस यदि अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही हो तो निस्संदेह ऐसा संभव है। आम लोगों का यह भी दायित्व है कि वह अपराधियों की जानकारी पुलिस को जरूर दे। कई बार अपराधी इसलिए वारदात करने में सफल हो जाते हैं क्योंकि पुलिस को जनता का सहयोग नहीं मिल पाता है। पुलिस की शक्ति और आमजन के सहयोग से ही अपराधियों का पूरी तरह से अंत हो सकता है। इसलिए लोगों को भी अपनी सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करना चाहिए। ये समस्या बनती आवारा कुत्ते। आजकल घटनाएं हो रही है ना देश भर में, कहीं कोई काट ले रहा है, कहाँ कुछ हो जा रहा है। तो कुत्तों द्वारा इंसानों को काटने की घटनाएं देश भर में सुर्खियां बन रही हैं, और यह गत दिनों राजस्थान के अलवर जिले में आवारा कुत्तों के हमले से 9 साल की एक बच्ची की जान चली गई। और इसी तरह हैदराबाद, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली और सूरत जैसी जगहों पर भी आवारा कुत्तों के हमले से लोगों की जान चली गई है। आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों और बड़ों दोनों को काटना चिंता का विषय बन गया है। स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत में लगभग 6.2 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। भारत में आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली मौतों के मामला आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। न्यूयॉर्क का इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो WHO के आंकड़ों के अनुसार हर साल वैश्विक स्तर पर कुत्तों के हमलों से 55,000 से अधिक लोग जान गंवा देते हैं, जिसमें रेबीज के कारण होने वाली वैश्विक मौतों में से 36% मौतें भारत में होती हैं। एक और गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज इन इंडिया का हवाला देते हुए गत दिनों कहा गया कि देश में कुत्तों के काटने के सालाना लगभग 1.74 करोड़ मामले होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से मामले दर्ज ही नहीं हो पाते। देश में जिम्मेदार पशुपालक और आवारा जानवरों के प्रबंधन की भी भारी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में आवारा कुत्तों को खाना खिलाते देखना सामान्य है। ये कुत्ते अक्सर पैदल चलने वालों और मोटर चालकों के लिए खतरा पैदा करते हैं। खतरनाक नस्लों सहित पालतू कुत्तों को बिना पट्टे के घुमाने की प्रथा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम को और बढ़ा देती है। इस समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। संबंधित अधिकारियों के लिए सख्त नियम को लागू करना और पशुपालकों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना जरूरी है। इसमें पालतू कुत्तों के पंजीकरण और टीकाकरण को अनिवार्य करने के साथ साथ आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नसबंदी कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नागरिकों को आवारा कुत्तों को खिलाने से जुड़े जोखिमों के बारे में भी शिक्षित करने की आवश्यकता है। आवारा कुत्तों की समस्या के निदान के लिए उपचार और प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में निवेश की दरकार है, और इसमें पशु आश्रयों और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए जहां आवारा कुत्तों को सही देखभाल के साथ रखा जा सके। इन सबके बावजूद एक ऐसे समाज के निर्माण की भी जरूरत है जहां इंसान और जानवर दोनों सौहार्दपूर्ण ढंग से रह सके। इसके लिए जानवरों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव, सहानुभूति करना और जिम्मेदार प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। और आप देखते हैं कि सबसे पहले अगर किसी ने
पुरुष मतलब इंसानों ने किसी को पालतू बनाया था तो वो कुत्ता ही तो था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और आपने देखा है बस्तियों में ही कुत्ते रहते हैं, जहां आप देखते हैं कि इंसानों की बस्तियां होती हैं। चलिए ये भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है, कॉलम रहते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना जो, वही मिल जाएगी आपको। अब आप देखिए चुनाव पर मंडरा रहा है एआई का खतरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चलिए तो क्या किस तरह से मंडरा रहा है ये भी देख लीजिए आप लोग। पिछले साल नवंबर में तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मतदान शुरू हुए तो एक वीडियो वायरल हुआ। 7 सेकंड के उस वीडियो में सत्तारूढ़ दल भारत राष्ट्र समिति पार्टी के मुखिया केटी रामा राव मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी को वोट देने की बात कह रहे थे। यह वीडियो कांग्रेस ने ही अपने एक अनधिकृत स्रोत से प्रसारित किया था। असली लगने वाला यह नकली डीप फेक वायरल वीडियो 5 लाख से ज़्यादा बार देखा गया। मतदान आरंभ हो जाने के बाद भारत राष्ट्र समिति के पास वीडियो से होने वाले नुकसान का बचाव करने की संभावना सीमित थी। और जबकि तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के बीच कांटे की टक्कर के बावजूद कांग्रेस आसानी से चुनाव जीत गई। साल 2024 में सबसे बड़ा चुनावी वर्ष है और जिसमें दुनिया के 63 संसदीय और राष्ट्रपति चुनाव तय है। और आप देखते हैं संसार के कुल मतदाताओं की लगभग आधी संख्या इसमें भाग लेगी। इन चुनाव के दौरान एआई के घातक इस्तेमाल की आशंका चहु ओर है। और आप देखते हैं कि कई बार कई वीडियो वायरल ही होते हैं और कह देते हैं भैया इस पार्टी को वोट देना, और वो नकली होता है। इस साल होने वाले 63 देशों में कुछ में तो चुनाव निपट गया और उनमें एआई का इस्तेमाल दिखा है। डीप फेक्स किताब की लेखिका नीना सिख जो जनरेटिव एआई की विशेषज्ञता भी है, और उनका यह कहना है महत्वपूर्ण है कि इस बार चुनाव में प्रचार का तरीका ही नहीं बल्कि उसके संदेश भी बदल जाएंगे। एआई के आप देखते हैं कि इस्तेमाल के बिना जनमत को व्यापक तौर पर प्रभावित करने वाला चुनाव अभियान मुश्किल होगा। एआई की सहायता से सबके लिए अलग और व्यक्तिगत संदेश लाखों मतदाताओं तक उनकी जाति, धर्म, शैक्षिक योग्यता, आयु और आय वर्ग तथा राजनीतिक वैचारिक रुझानों और अन्य प्राथमिकताओं कि आधार पर तय प्रोफाइल के अनुसार पर्सनल मैसेज सही के साथ गलत और फर्जी सूचना संदेश। बेशक फर्जी जानकारी फैलाने का काम विदेशी ताकतें भी कर सकती हैं। दूसरे देशों में ऐसी गतिविधियों के तमाम उदाहरण मौजूद हैं। अपने देश के चुनावों में विदेशी ऐसी हरकतें करें, आशंका न्यून भले ही हो परंतु निरापद नहीं माना जा सकता। विशेषज्ञों का आकलन है कि भारत के आम चुनाव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के से उपजे उपायों का इस्तेमाल दूसरे देशों से कहीं ज्यादा हो सकता है। लोकतंत्र की जननी भारत में एआई की प्रगति भी प्रशंसनीय है। इंटरनेट और मोबाइल की पैठ आमजन तक गहरी है। और आप देखिए राजनीतिक प्रचारकों कि नैतिकता विहीन नीति के साथ ही उनके पास ढेरों अवैध धन और ऐसे स्रोत तथा मंच बहुतायत है जहां दायित्व विहीन भ्रष्टाचार बहुविधि प्रचलित हैं। बहुसंख्यक मतदाता के पास भी तर्कशीलता का अभाव है। सत्यान्वेषण के लिए समय तथा ऐसे रुझानों की कमी है। सवाल और शंका की वजह यह मान लेने और आक्रमण आस्था की संस्कृति है। इसके अलावा भ्रम भंजन की भरोसेमंद व्यवस्थाएं भी बहुत कम है। और आप देखते हैं हमारे यहाँ लोग जागरूक कितने हैं, वो तो आप देखते हैं कि शेयर पर शेयर करते जाते हैं, वो तो ये भी नहीं पता करते हैं ये वीडियो सही है या गलत है। जानकारी तेजी से बदलती इस तकनीकी तरीके और परिदृश्य का चुनावी लाभ सभी उठाना चाहते हैं। इसकी मारक क्षमता का उपयोग चुनावी प्रचारों में करने के लिए सरकार, संगठन और विपक्षी सभी समान रूप से इच्छुक है। पर्सनलाइज्ड डीपफेक दृश्य श्रम मैसेज बनाने और किसी विषय या मुद्दे पर जनमत बनाने के लिए उसे मिनटों में लाखों लक्षित प्रोफाइल वाले लोगों तक पहुंचाने की क्षमता इसे लोकतंत्र के लिए और घातक बना देती। भले ही ओपन एआई, चुनाव आयोग और संबंधित आईटी मंत्रालय इस मामले में बयान दे रहे हैं कि वे आम चुनाव में एआई के दुरुपयोग से बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, पर इसके बावजूद जैसे हम आम चुनाव के करीब पहुंचे रहे हैं, इस बात बाबत चिंता और चर्चा तेज होती जा रही है कि बनावटी बुद्धिमत्ता या एआई सियासी मुद्दों और जनता के रुझान को गलत तरीके से प्रभावित कर इस लोकतंत्र के उत्सव में बड़ा खेल करने की आशंका कितनी है और क्या इससे बचा जा सकता है। वैसे राजनीतिक दल डिजिटल तकनीक और एआई का सकारात्मक प्रयोग भी कर सकते हैं। मतदाता का फोन, घर, दफ्तर, हर जगह ऑन रहता है। अपने समर्थकों और संभावित मतदाताओं तक व्यापक और तेज पहुंच का यह बेहतर जरिया बन सकता है। भ्रमित या पहली बार मत देने वालों को अपनी विशेष सामग्री से उन्हें अपने पक्ष में आकर्षित कर सकते हैं। पक्के समर्थकों की सूची बनाकर भारी चंदा उगाही कर सकते हैं। प्रचार में तकनीक का समावेश करने से जहां चुनाव खर्च बचेगा वही संभव है कि राजनीति में और ज्यादा लोग उतरेंगे। इस तरह से डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चुनाव प्रक्रिया में अधिक समानता
लाने और उससे समान अवसर वाले लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने की क्षमता भी है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। और बराक ओबामा वर्ष 2007 में चुनाव से पहले डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से कम खर्च, अल्प समय में अधिकतम मतदाताओं तक पहुंचने में सफल रहे थे। 2012 में अमेरिका में उनकी जीत में भी इसके व्यापक प्रयोग का सकारात्मक हाथ था। पूरे विगत 1.5 दशक के दौरान चुनावी अभियान में तकनीक की भूमिका बहुत बदल गई है। जनरेटिव एआई के आने के बाद किसी के टेक्स्ट मैसेज, फोटो, वीडियो या फिर सटीक ऑडियो क्लोनिंग का उपयोग कर फर्जी कंटेंट बनाना और संचार क्रांति के उपादानों के माध्यम से इसे व्याप्ति देना आसान हो गया है। खासतौर पर डार्क वेब में ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करना जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये संदेश गुमराह करने वाले भ्रामक तथ्यों, अपुष्ट सत्यों से भरा हो सकता है। पाठ और चित्रों से सुसज्जित ऐसी सामग्री के बारे में मतदाताओं के लिए यह पता लगाना मुश्किल होगा कि वह असली है या फिर नकली है। फेक कंटेंट से मतदाताओं को बचाने का कोई तरीका नहीं है। इससे मतदाता तो गुमराह होंगे ही, लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी क्षतिग्रस्त होगी और किसी उम्मीदवार को उसकी छवि बिगाड़ने के उद्देश्य से फैलाई गई गलत सूचनाएं रोकने में इंटरनेट मीडिया मंचों के प्रयासों की असफलता देखते हुए एआई के दुरुपयोग की दीर्घकालिक दुष्प्रभाव की बात तो दूर, फिलहाल भ्रामक सूचनाओं के तत्कालिक खतरों पर निगाह रखना होगा। कुछ अमेरिकी कंपनियां चुनावी अभियान में उपयोग होने वाली तकनीक में निवेश करती हैं। अवसर देख यहाँ ऐसा प्रचलन होगा। ये निवेशक फायदे के लिए किस तरह तक नीचे चले जाएं, राजनीतिक दबाव, लोभ, लालच, उन्हें कैसे समझौते करवाएंगे, क्या कहा जा सकता है कि इसकी कथाएं भविष्य में पता लगेंगी। हालांकि ओपन एआई ने कहा कि वह अपने चैट जीपीटी में यह व्यवस्था देगी जिससे सूचना के साथ स्रोत अंकित होगा। ऐसा टूल विकसित करेगी कि एआई से बनी इनकोड की तस्वीर का समय, स्रोत, उसके असली और नकली होने की पहचान भी हो जाएगी। मेटा ने भी वादा किया कि वे ऐसा नियम लाएंगे जिसके तहत विज्ञापन, संदेश बनाने में एआई या फिर दूसरे डिजिटल तकनीक का किस हिस्से में कितना उपयोग हुआ है राजनीतिक विज्ञापनदाताओं को बताना होगा। चुनाव आयोग भी आईटी मंत्रालय के साथ गलत व फर्जी चुनाव सूचनाओं पर लगाम लगाने के लिए एआई के उपयोग की बात कर चुका है, पर आयोग के सामने असली डीप फेक वायस है और वस्तुतः तकनीक विकास, संसाधन और व्यय के मद्देनजर फिलहाल ये सब महज जुमले हैं। हमको गूगल के पूर्व सीईओ एरिक स्मिथ की बात ध्यान देनी चाहिए कि चुनाव के दौरान भ्रामक समाचार, झूठी जानकारियों की बाढ़ आएगी। इसे रोकना कठिन है, लेकिन ईमानदार कोशिश करनी होगी। एआई के हमले से एआई ही बचा सकता है, लोहे को काट सकता है ना। अविश्वसनीय प्लेटफॉर्म भरे इंटरनेट की दुनिया। पिछले दिनों गूगल की एआई चैट टूल जेमिनी ने पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी फांसीवादी हैं, तो इस सवाल के जवाब में इस टूल जेमिनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन पर ऐसी नीतियां लागू करने का आरोप लगाया गया है। कुछ जानकारों ने इसे फांसीवाद बताया। ये आरोप कई पहलुओं पर आधारित है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा भी शामिल है। लेकिन जब ऐसे ही सवाल अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के संबंध में पूछा गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में गूगल की इस चैट टूल पर पक्षपात का आरोप भी लगा है। जब भारत सरकार द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया तो गूगल ने जवाब मिला, सॉरी, यह प्लेटफॉर्म अविश्वसनीय है। परिणाम स्वरूप सरकार ने घोषणा कर दी कि एआई प्लेटफॉर्म्स को देश में ऑपरेट करने के लिए अब राज्य से परमिट लेने की आवश्यकता होगी। दरअसल भारत ही नहीं, दुनिया की सभी सरकारों को एआई को नियंत्रित या रेगुलेट करने के संदर्भ में बहुत सतर्कता बरतनी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका विकसित व विकास प्रयोग जनता के लिए सुरक्षित है, साथ ही उससे उत्पन्न होने वाली अवसरों पर विराम भी ना लगे, क्योंकि ऐसा होने पर जनता को भी नुकसान अधिक होगा। इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने एआई से संबंधित विभिन्न प्लेटफॉर्म को भी एडवाइजरी जारी की है। वह स्वागत योग्य है और आगाह करना आवश्यक भी है कि एआई को लेकर अनुसूचित कानूनी एवं नैतिक चिंताएं हैं, खासकर इसलिए भी कि झूठ को गढ़ने व फैलाने के लिए तेज व सस्ते टूल्स उपलब्ध हो गए हैं। सबसे कठिन होगा फर्जी ऑडियो वीडियो को पकड़ना जो मतदान से पहले रिलीज किए जाएंगे। इस समस्या को संबंधित करने की क्षमता फैक्ट चेकर्स, मीडिया नेताओं व चुनाव आयोग के पास भी कम ही है। बिग टेक स्वतः भ्रामक एआई कंटेंट को रोकने का प्रयास कर रहा है ताकि चुनाव की निष्ठा पर सवाल ना उठे। हाल ही में के अनुभवों को देखते हुए क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? अब आप देखिए इस तरह के आर्टिकल आप लोगों को एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, और ये क्लास आप लोगों को करंट के लिए, न्यूज़ के लिए काफ़ी है। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर आपको कुछ पढ़ना चाहिए हिंदी मीडियम के लिए न्यूज़पेपर, ठीक है। और फिर भी पढ़ना है तो इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देते हैं, तो पढ़ सकते हैं। विकास की गंगा खरी खरी तंज कसा जा रहा है। संकीर्णता की जकड़न में भारतीय राजनीति। पश्चिम बंगाल के
परिपक्ष में तमिलनाडु की बात हो रही है। साझेदारी के साथ नवाचार, ये आप देखते हैं कि नई शिक्षा नीति के विविध प्रावधानों से कई प्रकार की समस्याएं भी सामने आ रही हैं, लिहाजा इन समस्याओं को समझने और नवाचार के साथ उनका समाधान करने की भी आवश्यकता है। छात्रों की उपस्थिति, शोध की गुणवत्ता की बात हो रही है, और यह नीति एक लचीली शिक्षा प्रणाली पर जोर देती है, जो कई मायनों में यह भारतीय शिक्षा तंत्र के लिए नई है। और हाल ही में आप देखें एनईपी और शिक्षा के भविष्य पर लखनऊ में एक राष्ट्रीय स्तर का शिखर सम्मेलन भी आयोजित हुआ। गेम चेंजर बन सकती है लखपति दीदी योजना। एसबीआई इको रैप रिपोर्ट 5 वर्षों में 3 गुना बढ़ी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला सदस्यों की आय। 9.2 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं पूरे देश में 85 लाख HSG से। 4.6 गुना बढ़ी है शहरी क्षेत्रों में की SHG से जुड़ी महिला सदस्यों की आय। और 15 अगस्त 2023 को हुई थी लखपति दीदी योजना की घोषणा। 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की गई लाभार्थियों की संख्या। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में सबसे ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा स्वयं सहायता समूह। महिला निवेशकों की म्यूचुअल फंड्स में हिस्सेदारी 21% हुई। मार्च 2017 में 15% की म्यूचुअल फंड से महिला निवेशकों की हिस्सेदारी, और महिला म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़कर 42,000 के करीब पहुंची है। आरबीआई ओम्बुड्समैन ने शिकायत 68% बढ़ी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बायजूस ने अपनी सभी ऑफिस खाली किए। ये भी आप देख रहे बुरी स्थिति से चल रहा है। कमजोर वैश्विक संकेतों से 616 अंक लुढ़का सेंसेक्स। L&T फाइनेंस समेत 7 कंपनियों ने पंजीकरण लौटाया। बांग्लादेश, श्रीलंका समेत कई देश रुपये में व्यापार के इच्छुक हैं। गोयल साहब कह रहे हैं रुपये में हो पाएगा तो आप देखते हैं कि डॉलर की हमको में ज़रूरत पड़ेगी। अदानी ने क्वालकॉम की CEO से भी सेमीकंडक्टर पर चर्चा की। MSME सेगमेंट में मूल्यों में हेरफेर के संकेत। सेबी की चेयरमैन ने निवेशकों से सावधानी बरतने के लिए कहा। स्वैच्छिक तौर पर ट्रेडिंग के लिए निपटने की प्रणाली, ये आप देखिए सेबी के बारे में आपको बता देता हूँ। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। IEMC में शामिल होगी 1000 कंपनियाँ, यानी कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस में। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। नेपाली PM प्रचंड कल 15 माह में तीसरी बार हासिल करेंगे विश्वास मत। ये आप देखिए नेपाल है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है। राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा अमेरिका, रूस कह रहा है। वॉशिंगटन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ये आप देखते हैं कि एक दूसरे पर आरोप लगता रहता है। यूक्रेन को सफ़ेद झंडे की नहीं हथियारों की जरूरत है, नाटो कह रहा है। नाटो के बारे में बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके कितने सदस्य हैं, कब इसकी स्थापना हुई थी। भारत है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, सिपरी कह रहा है। 4.7% बढ़ा भारत की हथियार आयात। रूस से खरीदे सर्वाधिक 36% हथियार। 1960-64 के बाद यह पहली बार रूस से हथियार आयात 50% से कम रहा है। शीर्ष हथियार आयातक देखें तो भारत और सऊदी अरब, फिर कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने मॉरिशस पहुंची हैं। गाजा में सैन्य कार्रवाई में 13,000 आतंकी मारे, नेतन्याहू कह रहे हैं। इजरायल और हमास में चल रहा है ना। जरदारी की बेटी आसपा होंगी पाक की प्रथम महिला। ये आमतौर पर राष्ट्रपति की पत्नी को मिलता है यह दर्जा। भारतीय समेत विदेशी देखभाल कर्मी परिजनों को नहीं ले जा सकेंगे ब्रिटेन में इस सप्ताह से लागू हो जाएगा नया वीजा। चीन और मजबूत हुई कम्युनिस्ट पार्टी। संसद के कानून में संशोधन का कैबिनेट पर पार्टी का नियंत्रण और बढ़ाया। PM क्वांग हुए कमजोर, राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शक्तियां और बढ़ी। ये चाइना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है। PM के अरुणाचल दौरे से भड़का चीन, विरोध जताया। भारत ने चीन के दावे को खारिज किया। मोदी ने किया था सेना टनल का उद्घाटन। ये चाइना अपना हिस्सा बताते रहता है अरुणाचल प्रदेश को। ईटानगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। असम और नागालैंड से राज्यों में लगती है इसकी सीमा। महिलाओं में 4 भारतवंशी महिलाओं का सम्मान, ये आप देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 4 भारतीय अमेरिकी महिलाओं को सम्मानित किया गया। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम में महारानी राधिका राजे गायकवाड़, नीना सिंह और डॉक्टर
इंदु लियू व मेघा देसाई को सम्मानित किया गया है। गायकवाड़ शिक्षा व सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए प्रसिद्ध है। नीना सिंह न्यू जर्सी में पहली भारतीय और सिख महिला मेयर है। लियू क्लिनिकल ने स्वास्थ्य सेवा के आसान नेतृत्व का प्रदर्शन किया, जबकि मेघा देसाई एक फाउंडेशन के अध्यक्ष है जिसका काम ग्रामीण भारत में महिलाओं के व बच्चों के लिए स्वास्थ्य, आजीविका, मासिक धर्म समानता में सुधार पर केंद्रित है। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत विनय प्रधान और AIA अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश गुप्ता ने इसी मौके पर समाज में महिलाओं की अपरिहार्य भूमिका और भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर विस्तार से जिक्र भी किया। नाटो मुख्यालय में फहराया गया स्वीडन का झंडा। श्रीलंका में IMF की समीक्षा बैठक, विपक्ष ने किया बहिष्कार। IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना, उनसे उबरने में सहायता करना। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। स्पेस एक्स ने 6 घंटे के अंदर 46 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है। ओलंपिक कोटा हासिल करने से एक जीत दूर है निशांत, पेरिस ओलंपिक में। सात्विक चिराग ऑल इंग्लैंड में करेंगी भारत की अगुवाई। फ्रेंच ओपन चैंपियन सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी की बात हो रही। चानू पेरिस में करेंगी अभ्यास। पूर्व चैंपियन है भारोत्तोलक मीराबाई चानू। संभावित खिलाड़ी घोषित। हॉकी इंडिया ने 12 से 23 मार्च तक होने वाले सीनियर पुरुष राष्ट्रीय शिविर के लिए बाधा डालने के बाद विनेश ने दर्ज की जीत। चैन ट्रायल के दौरान फोगाट ने किया ड्रामा और 53 किलोग्राम में विनेश का अंजू से मिली हार, जबकि 50 किलोग्राम में शिवानी को हराया। मलेशिया को मिल सकती है राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी। मुंबई ने 42वें खिताब की ओर बढ़ाया कदम। देख लिया करिए, देखिए किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, ये जरूर याद रखिएगा। प्रज्ञा ठाकुर आप देखते हैं कि जो भोपाल से सांसद हैं उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ। मुंबई की एक विशेष NIA अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सत्य प्रेम करुणा यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से भी पॉइंट मिल जाती है। अब आप देखिए ये मत शिकायत किया करिएगा आप लोग कि इतनी बड़ी क्लास मत रखिए, शॉर्ट में लिया करिएगा। अब देखिए इतनी तो मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। आप देखते हैं कि टाइम यहाँ क्लास में आप देखते हैं टाइम, और कोई बकवास तो बातें होती नहीं है, काम की ही बातें होती है। जो आप देखते हैं कोई खबरें आपकी परीक्षा की पॉइंट व्यू से बना देता हूँ, अगर कोई किसी भी कारण से उस पर हम लोग बात करते हैं तो। और मोबाइल चलाते हो तब देखते हैं, कभी आपने देखा है कि टाइम तक आपने मोबाइल चला लिया? ये ध्यान रखा करिएगा। अमेरिका में पहली बार आवाज के साथ प्रदर्शित की गई फिल्म 1923 में आज ही अमेरिका में पहली बार आवाज के साथ मोशन पिक्चर फोनो फिल्म एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शित की गई थी। इसे आविष्कारक डॉक्टर ली डे फॉरेस्ट ने विकसित किया था। संवाद रहित इस फिल्म में केवल नर्तकों को संगीत के साथ दिखाया गया था। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध गांधी जी ने शुरू किया दांडी मार्च। 1930 में आज ही महात्मा गांधी ने नमक पर कर लगाने के विरोध में दांडी मार्च शुरू किया था। गांधी जी और उनके अनुयायियों ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल मार्च यात्रा की और 6 अप्रैल को नमक हाथ में लेकर नमक कानून भंग करने का आह्वान किया। फाल्गुनी पाठक के गानों के बिना अधूरा लगता है गरीबों और डांडिया। इंडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक का जन्म 1969 में आज ही मुंबई में हुआ था। बचपन में रेडियो सुनने के दौरान संगीत में उनकी रुचि जगी। मां से गुजराती पारंपरिक गीतों का प्रशिक्षण लिया। बाद में नवरात्रि के आयोजन में गाना शुरू किया। 1994 में अपना बैंड थैया बना लिया। इसके जरिए उन्होंने कई देशों में नाम कमाया। 1998 में उनका पहला इंडी पॉप एल्बम याद पिया की आने लगी ने जनता के बीच उनकी लोकप्रियता की हासिल कायम की। हालांकि उन्होंने बॉलीवुड में कभी रुचि नहीं ली। ओपेनहाइमर ने जीते सबसे फिल्म समेत 7 ऑस्कर। फिल्म
किलियन मर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व क्रिस्टोफर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने हैं। झारखंड के गांव पर आधारित फिल्म टू किल ए टाइगर सर्वश्रेष्ठ विचित्र फीचर में श्रेणी में 20 डेज मॉरियोपोल से हार गई है। पुअर थिंग्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री समेत 4 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। यूक्रेन पर जंग पर बनी 20 डेज इन मॉरियोपोल को मिला ऑस्कर। ट्रिपल आर और नाटू नाटू की भी दिखी झलक। झारखंड के गांव पर आधारित टू किल ए टाइगर हार गई। ये आप देखिए, इन्होंने जीता है ऑस्कर, या 96 में थे, ये याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एक किलियन मार्फी ओपेनहाइमर के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन पुअर थिंग्स। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री डावान जाए रिडोल्फ द होल्ड आवर्स। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म 20 डेज इन मॉरियोपोल। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट। सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा एनाटॉमी ऑफ द फॉल जस्टिन ट्रेट और आर्थर हरारी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन जेनिफर लेम ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी श्रेणी ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन पुअर थिंग्स। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन पुअर थिंग्स। सर्वश्रेष्ठ मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग पुअर थिंग्स। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत ब्राइड वाज आई मेड फॉर विली एलिस और फिनिस ओ कोनेल। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि द जोन ऑफ इंटरेस्ट टर्म बिलर्स जॉनी वर्न। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द लास्ट रिपेयर्स। सर्वश्रेष्ठ एडॉप्टेड स्क्रीन फिल्म अमेरिकी फैक्शन कार्ड जेफरसन। चलिए देख लिया करिएगा। जब विमान में 28 मिनट तक सोते रहे दोनों पायलट, जकार्ता की घटना है। उत्तर भारतीय नमक अधिक खाते हैं और प्रोटीन कम। चंडीगढ़ पीजीआई और जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ इंडिया ने मिलकर किया शोध। आहार प्रवृत्ति से ब्लड प्रेशर, किडनी व हृदय रोग का जोखिम ज्यादा है। बढ़ते गैर संचारी रोगों एनसीडी के बीच पोषण संबंधी परिदृश्य को समझना। खाद्य लेवल पर बेहतर जानकारी प्रदान करना शामिल है ताकि लोग स्वस्थ विकल्प चुन सकें। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में नमक करें। पोटेशियम की पूर्ति के लिए अधिक फल और सब्जियां खाने के लिए प्रोत्साहित करें। इंद्रियों के परिवाह किए बिना भावनाओं का निर्माण करना मस्तिष्क, यह अनुसंधान कह रहा है। अग्नि युद्ध की परंपरा। इंडोनेशिया के लंबोक द्वीप में पेरांग ईपी के दौरान हिंदू उपासक, यह अग्नि युद्ध की परंपरा है। इसके बारे में मान्यता है कि यह बुरे तत्वों को समाप्त करना और तथा दुर्भाग्य से दूर रखता है। चल, ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत आप लोग करिएगा। धन्यवाद।